स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है माय एएल क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। स्टूडेंट्स, ये है इस चैप्टर के मुख्य बिंदु जिसमें हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं थी, सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, इसके विघटन के कारण क्या थे, और सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या थे, शॉक थेरेपी क्या है और शॉक थेरेपी के परिणाम क्या थे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे भारत और साम्यवादी देश। और आप स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका मैप भी देख सकते हैं, यहाँ जो ये बना हुआ है ये स्टूडेंट्स ये मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से उठाया है। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक बॉक्स में दे रखा है। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से हर बार कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये बर्लिन की दीवार का है और मैं आपको इसी के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, बर्लिन की दीवार के बारे में। और आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए समझते हैं। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। स्टूडेंट्स, ये जो बर्लिन की दीवार है, ये बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है। ये पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया को विभाजित करती है। इधर के साइड अगर हम बात करें तो इधर है यूएसएसआर यानी कि साम्यवादी दुनिया, और इधर की साइड की बात करें यानी कि पश्चिमी साइड की बात करें तो इधर है यूएसए यानी कि पूंजीवादी, और इधर है साम्यवादी। तो इन दुनिया को विभाजित करती है, इस विभाजन का प्रतीक है ये दीवार। कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है, तो यह है पूंजीवाद और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक है। स्टूडेंट्स, इसमें से ये आपको ये सन भी याद रखना है 1961। स्टूडेंट, 1961 में इस दीवार को बनाया गया था जो कि पश्चिम बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती है। और स्टूडेंट, इसकी लंबाई भी कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इस दीवार की लंबाई 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबाई है और यह 28 वर्षों तक खड़ी रही। और लास्ट में क्या हुआ, यहाँ की जो आम जनता थी उसने 9 नवंबर 1989 को इस दीवार को तोड़ गिराया। यह दोनों, और जैसे इस दीवार को तोड़ दिया गया, जर्मन के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति शुरू हो गई। यानी कि ये जो दीवार है ये बर्लिन जो है जर्मनी में है। जैसे इस दीवार को गिरा दिया गया तो जर्मन जो है उसका एकीकरण हो गया और जो यूएसएसआर चला आ रहा था ये खेमा समाप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सोवियत प्रणाली क्या थी। रूस में 1917 की साम्यवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर का निर्माण हुआ जिसका उद्देश्य एक समतामूलक समाज की स्थापना करना था। स्टूडेंट्स, रूस में 1917 में एक साम्यवादी क्रांति होती है जो कि पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ हुई थी और इसका उद्देश्य था समतामूलक समाज की स्थापना करना जिसमें पूंजीवाद व निजी संपत्ति का अंत करके समानता पर आधारित समाज की रचना करना था। स्टूडेंट्स, इसका उद्देश्य था पूंजीवाद और जो निजी स्वामित्व है, यानी कि अगर स्टूडेंट्स कोई वस्तु है, कोई उत्पाद है, उसके ऊपर व्यक्ति का खुद का नियंत्रण है तो उसे कहते हैं निजी स्वामित्व, अगर इस लोगों का खुद का अधिकार है। लेकिन ये था पूंजीवाद और निजी स्वामित्व के अंत करना था और समानता पर आधारित समाज की रचना करना था, इसका जो उद्देश्य था। इसी व्यवस्था को सोवियत प्रणाली कहा गया। दूसरे शब्दों में सोवियत प्रणाली
वह व्यवस्था है जिसके द्वारा सोवियत संघ ने अपना विकास किया। तो आप समझ गए होंगे सोवियत प्रणाली क्या थी। रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया। ये क्रांति हुई थी पूंजीवाद के विरोध में हुई थी। इसका जो मेन उद्देश्य था वो था समतामूलक समाज की स्थापना करना और पूंजीवाद और निजी स्वामित्व को खत्म करना। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। हम पढ़ेंगे अब सोवियत संघ की विशेषताएं। स्टूडेंट्स, ये हैं सोवियत संघ की विशेषताएं, आप इसे अच्छे से समझिएगा। सोवियत राजनीतिक प्रणाली के केंद्र में कम्युनिस्ट पार्टी थी। स्टूडेंट्स, यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कम्युनिस्ट थी, यानी कि यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इसके विपक्ष में कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। स्टूडेंट, जैसे हमारे भारत में है प्लानिंग करके विकास किया जाता है, इसी प्रकार यहाँ सोवियत संघ में भी जो अर्थव्यवस्था है वो नियोजित अर्थव्यवस्था है। यहाँ की जो संचार प्रणाली है वो बहुत ही ज़्यादा उन्नत है। सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन जिसमें खनिज तेल, लौह, इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद सम्मिलित है। स्टूडेंट, जो सोवियत संघ है इसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन है जिसमें खनिज तेल, लौह, इस्पात, मशीनरी उत्पाद ये सारे शामिल हैं, इनसे ये भरपूर है। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था और वहाँ पिन से लेकर कार तक की सभी चीज़ों का उत्पादन होता था। स्टूडेंट, जो ये सोवियत संघ है यहाँ का जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग था वो बहुत ही उन्नत था, यानी बहुत बड़ा था और वहाँ पर कार से लेकर पिन तक की सभी वस्तुओं को बनाया जाता था। भले ही वो पश्चिम के देशों के लिहाज से उतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर हर वस्तु का निर्माण होता था। सरकार बुनियादी ज़रूरत की वस्तुएं जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य वस्तुएं रियायती दर पर मुहैया कराती थी। स्टूडेंट्स, यहाँ की जो सरकार थी वो वहाँ के नागरिकों को जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें वाली वस्तुएं हैं उन्हें बहुत ही कम दामों पर उपलब्ध करवाती थी, जैसे कि अगर स्वास्थ्य सुविधा हो गई, शिक्षा हो गया, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण, इन सभी चीज़ों को वो सस्ते दाम पर मुहैया करवाती थी ताकि हर व्यक्ति इन चीज़ों को ले सके, इन सभी चीज़ों का लाभ उठा सके। सबसे बड़ी बात यहाँ बेरोजगारी नहीं थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेरोजगारी नहीं थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था। यहाँ पर जो मिल्कियत का जो मतलब है यानी कि मालिकाना हक से है। जैसे कि आपके पास कोई वस्तु है तो उस पर आपका अधिकार होता है, लेकिन यहाँ पर जो राज्य है यहाँ पर मिल्कियत जो है वो राज्य का होता है। कोई भी चीज़ है, भूमि है, जितना भी उत्पादन हो रहा है, जो कोई भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों पर राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अतिरिक्त नियंत्रण भी राज्य का था। यहाँ की जो भूमि थी और जो भी उत्पादक संपदाएं थीं उस पर स्वामित्व था ही, इसके साथ साथ नियंत्रण भी राज्य का ही था। इस पर अपना मालिकाना हक तो रखते थे, साथ ही इसका नियंत्रण भी इन्हीं के पास था। किसको कितना देना है, ये सारी चीज़ें ये सब राज्य के ही नियंत्रण में थी। अब हम पढ़ेंगे सोवियत संघ के विघटन के कारण। ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अब मैं स्टार्ट करती हूँ आपको ये बताना कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे।
सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा मजबूत होता गया। जो सोवियत संघ था वहाँ पर जो नौकरशाही थी उसका शिकंजा मजबूत होता चला गया था। सरकार जो भी कोई नीतियाँ लेकर आती है या फिर कोई कानून बनाती है, उसको जो लागू करने का कार्य होता है वो नौकरशाही करती है। तो यहाँ पर भी जो कार्य होता था उसको क्रियान्वयन का काम जो था वो नौकरशाही करती थी, लेकिन इसका जो शिकंजा था वो मजबूत होता चला गया। लोकतंत्र तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी और इस कारण लोग अपनी असहमति प्राय चुटकुलों तथा कार्टूनों की मदद से व्यक्त करते थे। लोगों को सोवियत संघ में लोकतंत्र की आज़ादी नहीं थी कि वो वोट दे सकते हैं और वो जिस पार्टी को चाहे उसको वोट डाल के जिता सकते हैं, वो उनका नेता बने, और ना ही उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी थी कि वो कुछ भी खुलकर सरकार के बारे में कह सकें, जैसा कि चाइना में होता है। चाइना के जो लोग हैं वो अपने वहाँ के जो नेता हैं उनके खिलाफ कुछ कह नहीं सकते। इसी प्रकार सोवियत संघ में भी था, उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, वो कुछ कह नहीं सकते थे, और जिसके कारण जो लोग थे वो अपनी असहमति को चुटकुलों या फिर कार्टूनों के ज़रिए व्यक्त करते थे, बताते थे। क्योंकि अगर वो चुटकुलों के ज़रिए, कार्टूनों के ज़रिए बताएंगे तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या कह रहा है। तो ये इसी प्रकार से अपनी बातों को व्यक्त करते थे। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। जो सोवियत संघ था वहाँ पर एक ही पार्टी का शासन था, और जिसने 70 वर्षों तक सोवियत संघ पर शासन किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने वर्षों तक शासन किया। 70 वर्षों तक। सभी संस्थाओं पर इस दल का पूर्ण नियंत्रण था। जितनी भी संस्थाएं थी, अब एक ही पार्टी है तो इसी का ही पूरा नियंत्रण था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। अब ये पार्टी जो थी लोकतांत्रिक पार्टी तो थी नहीं कि वोट देकर आई है, तो इसीलिए जनता के प्रति जवाबदेह भी नहीं थी। जनता ने अपनी संस्कृति और शेष मामलों की साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था, लेकिन पार्टी ने जनता की इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। जो जनता थी उन्होंने 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ को बनाया था, लेकिन जो सोवियत संघ की पार्टी थी उसने जनता की इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। 15 गणराज्यों को इसलिए मिलाकर बनाया था ताकि एक साथ मिलकर विकास करेंगे, सांस्कृतिक विकास होगा इनका, और एक साथ मिलकर अगर ये रहेंगे तो इनका तेज़ी से विकास होगा। इसलिए इन्होंने ऐसा किया था कि 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ बनाया था, लेकिन पार्टी ने जनता की इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। यद्यपि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में एक था, परंतु वास्तव में रूस का हर मामले पर प्रभुत्व था। हालांकि अगर हम सोवियत संघ का नक्शा देखें तो उसमें जो रूस है वो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से, और जितने भी निर्णय लेने होते थे, जो भी कोई भी कानून बनाना होता था, तो उन सब चीज़ों पर रूस का ही प्रभाव देखने को मिलता था, उसका ही प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता प्राय उपेक्षित और दबा हुआ महसूस करती थी। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसके लिए उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। समय समय पर सोवियत संघ था वो अमेरिका को पीछे छोड़ देने के लिए, उसको बराबर की टक्कर देने के लिए बहुत कोशिश किया। उसने जितने भी उसके पास संसाधन थे उसने उन सभी संसाधनों का प्रयोग हथियारों को बनाने में किया ताकि वो अमेरिका से भी आगे निकल जाए, उसको बराबर की टक्कर दे सके, लेकिन इसके लिए उसको भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ की प्रौद्योगिकी तथा बुनियादी ढांचे जैसे परिवहन, ऊर्जा के क्षेत्रों में पश्चिम देशों के मुकाबले पीछे रह गया। जो सोवियत संघ था उसको इसकी भारी कीमत ये चुकानी पड़ी कि वो प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और बुनियादी जो ढांचा होता है जैसे परिवहन और ऊर्जा, इनके मामलों में जो
पश्चिमी देश है, यानी कि यूएसए के साइड वाले पश्चिमी देशों के मुकाबले साइड रह गया, जो कि अमेरिका के खेमे के देश हैं। दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक तथा आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रहा। वहाँ पर राजनीतिक जो आकांक्षाएं होती हैं नागरिकों की, सोवियत संघ उनको पूरा नहीं कर पाया। उनकी जो आर्थिक आकांक्षाएं होती हैं राजनीतिक, जैसे कि वोट देना है, ये सारी चीज़ें जो पार्टियों को चुना जाता है, और आर्थिक आकांक्षाएं, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ वहाँ जितनी भी चीज़ें थी उनके ऊपर राज्य का ही नियंत्रण होता था। तो जो लोग थे वो अपना आर्थिक वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि यहाँ पर पूंजीवाद था ही नहीं। और अमेरिका में जैसा कि पूंजीवाद था और ये पूंजीवाद के खिलाफ था, तो यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं। तो ये जो लोगों की आर्थिक आकांक्षाएं थी ये भी पूरा उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया। सोवियत संघ ने 1979 में अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इस कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और भी कमज़ोर हुई। सन 1979 में अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप करता है, जिसके कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था जो है वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। यद्यपि सोवियत संघ में लोगों की पारिश्रमिक लगातार बढ़ोतरी होती रही, पारिश्रमिक में उत्पादकता तथा प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिम देशों से बहुत पीछे रह गया। हालांकि वहाँ पर जो पारिश्रमिक था लोगों का वो तो बढ़ रहा था, उसमें बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन जो उत्पादकता है, चीज़ों का जो उत्पादन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, तथा जो टेक्नोलॉजी है, उसके मामले में पश्चिमी देशों के मुकाबले पीछे रह गया था सोवियत संघ। इस कारण प्रत्येक तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता रहा। जो भी उपभोक्ता की वस्तुएं हैं उनकी कमी होने लगी। जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनका आयात साल दर साल बढ़ता रहा है, यानी कि जो हम मंगवाते हैं और जो निर्यात होता है, जो हम बेचते हैं, तो यहाँ पर उन्हें मंगवाना पड़ रहा था, साल दर साल बढ़ता गया। और 1970 के दशक में क्या होता है कि जो ये व्यवस्था चली आ रही थी ये लड़खड़ाने लगती है और अचानक से रुक जाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1970 का दशक, इसका मतलब है 1917 से लेकर 1979 तक जो ये लिखा है, इसका मतलब ये है। स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी का मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल जाएं। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुंच सके।